हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का रमेश का बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंक्लाइंड एक्सेस पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि यार मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपन एक लेक्चर बेसिक मैथ्स पे लेकर के आएंगे। आपको पता है हमने क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन वो हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद क्लास 12 की मैथमेटिक्स अपन एक सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। सारे चैप्टर को एक सीक्वेंस में कवर करते चलेंगे। लेकिन यार देखो होता क्या है ना कि क्लास 11th में आपका जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर था वो थोड़ा सा था, मतलब 50% 11th में है, 50% आपका 12th में है। तो अब हुआ क्या होगा कि एक साल करीब होने जा रहा है, आप 12th में आ चुके हो, ठीक है, और फिर बोर्ड का एग्जाम भी 3-4 महीने बाद है। तो अब हुआ होगा कि 11th का जो चैप्टर रहा होगा, जो आपने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, आपको कंसेप्ट सारे भूल गए होंगे। जैसे पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सेट क्या होता है, ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप भूल गए होंगे जो है। तो अपन क्या करते हैं, एक लेक्चर में एकदम बेसिक तरीके से वन शॉट में बेसिक मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। फिर से बता दूं, ये बेसिक मैथ्स उस टाइप का नहीं कि मैं आपको इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये सब नहीं बताने वाला हूं। यहां पर अपन रिलेशन फंक्शन का जो सेट का वन शॉट होता है, यानी जो बेसिक मैथ है इससे रिलेटेड अपन वो कवर करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम सेट देखेंगे, सबसेट देखेंगे, पावर सेट क्या होता है वो देखेंगे, और कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो क्लास 12 के लिए रिक्वायरमेंट है। और एक बात और आपको बताता हूं, स्टार्टिंग में देखो बता देना चाहता हूं कोई बात कि यार देखो ऐसा होता है ना कि जब अपन स्टार्ट करेंगे चीजों को तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये छूट गया वो छूट गया। तो मैं आपको एकदम अभी से क्लियर कर देता हूं, एकदम क्लैरिफाई कर दे रहा हूं आपको। अभी जितनी रिक्वायरमेंट है क्लास 12 के रिलेशन फंक्शन के लिए, अभी जितनी रिक्वायरमेंट अपन उतनी आपको बता दे रहे हैं। फिर जैसे जैसे जिन चीजों की आवश्यकता होगी हम लेक्चर के दौरान आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अभी ऐसा मत सोचना यार कि बेसिक मैथ्स में तो एक ही लेक्चर, भाई देखो बेसिक मैथ अगर आप कार्य से पढ़ो तो 16-17 लेक्चर लगते हैं। बहुत अच्छे से आपको बताना होता है, वेविकर मेथड बताना होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं यार। तो लेकिन अभी क्या करना है हमको कि हमको बस उतना देखना है जितना हमारे क्लास 12 के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उतना भी कर लिया तो आप यकीन मानो मोर देन सफिशिएंट होगा। और आपको एक बात और बता दूं, जितना पढ़ा रहा हूं मैं, अगर आपने कार्य से नोट कर लिया, उतना रिवाइज कर लिया, उतने की प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया, बेसिक बेसिक केवल आपको वीडियो देखना है, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है। डेफिनेशन अगर आपने हल्का सा देख लिया कि कैसे यूनियन लेते हैं, कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछेगा, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पर फंक्शन आप पढ़ोगे, ठीक है, रिलेशन आप पढ़ोगे, तो वो सब चीजें मैं आपको फटाफट से एक बार कवर करूंगा। लेकिन एक बार आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर के एक बार 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आपको स्टिकली होकर के बैठ जाना है एक बार, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं सेट की। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करते हैं, सेट समझते हैं यार सेट क्या होता है। तो देखो सेट की जो डेफिनेशन वो ये है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी हिंदी समझते हैं कि यार सेट होता क्या। देखो लिखा है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। तो अच्छा ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब इसको हिंदी में समझते हैं यार, देखो सेट क्या होता है। आप ये समझो कि सेट क्या होता है, तो जैसे कि डेफिनेशन लिखी सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, सेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। और कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। देखो कंडीशन इंपोज कर दी इसने कि कैसा होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर उसको डिफाइन होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे यार कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेशन तो समझ में नहीं आ रही है, एग्जांपल से बताइए सर, एग्जांपल शायद क्लियर हो पाए। तो मैंने कहा देखो यार, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसका वेल डिफाइंड मतलब होना चाहिए उसको सेट कहते हैं। तो आपको एक बात बताता हूं, आप ऐसे समझो कि यार रेनबो देखा सबने, इंद्रधनुष रेनबो देखा होगा, तो कितने कलर होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कलर्स इन रेनबो। तो सबको पता है कि यार इंद्रधनुष में यानी रेनबो में 7 कलर होते हैं। कोई 8 तो नहीं बोलेगा, कोई 9 तो नहीं बोलेगा, कोई 6 तो नहीं बोलेगा, कोई 5 तो नहीं बोलेगा। कहने का मतलब क्या है कि देखो डिफाइन है, एकदम डिफाइन कर दिया कि रेनबो में 7 ही कलर होते हैं, ना 6 होंगे, ना 8 होंगे, ना 9 होंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये कि हमने देखो पहली बात तो कलेक्शन है, ये भाई 7 कलर है ना, तो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। और कितने कलर है, तो 7 कलर है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन यानी रेनबो बन गया, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ कलर यहां पर फिक्स कर दिया कि भैया 7 ही कलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सेट का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं कि हम जैसे कह देते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भैया भारत में राज्य कितने हैं, ठीक है, आपसे कह रहा है कि भारत में
राज्य कितने हैं? तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूं कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं, यानी भारत में 28 राज्य हैं। सबको पता है भारत में 28 राज्य हैं। तो पहली बात तो ये कलेक्शन हो गया भाई, 28 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, यूपी है आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 28 राज्य हैं, समझे इस चीज को, 28 राज्य हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो गया, ठीक है। और 28 राज्य हैं, और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई कहेगा 30 है, कोई कहेगा 32 है, नहीं, फिक्स है, सबको पता है कि 28 ही राज्य हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन और वेल डिफाइंड, यानी प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया गया कि भाई 28 ही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेट। अब जैसे यूनियन टेरिटरी का भी आप ले सकते हैं, स्टेट आपने जान लिया, आप यूनियन टेरिटरी भी समझ सकते हैं। तो इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कोई 9 या 10 तो नहीं बोलेगा ना यार, कोई 9 या 10 तो नहीं बोलेगा, सब 8 ही बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो गया ये, और वेल डिफाइंड तरीके से हमको बता दिया गया, ठीक है। तो 2 एग्जांपल आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, वैसे 2 एग्जांपल आपके लिए इनफ है, ठीक है ना। इसको एग्जांपल डाल दे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल है ये, ठीक है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज तो समझ में आई गई होगी यार कि ये क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो, एक बार नोट कर लो तो अपन आगे बढ़े, ठीक है ना। इसको फटाफट से एक बार आप नोट कर लो। अब यार देखो, ये आता है ना कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखते जा रहा हूं, आप भी इसको नोट करते चलना भाई, फटाफट से एक बार नोट करते चलना। एक बार आपका एक मतलब बहुत अच्छा सा पेज में, मतलब 2-3 पेज लगेंगे आपके, बढ़िया से तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डाल के बस लिख दो केवल। तो जो सेट होता है आपका, वो बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसका कैपिटल लेटर, जैसे आप ए से रिप्रेजेंट कर दो, या बी से रिप्रेजेंट कर दो, या सी से रिप्रेजेंट कर दो, कुल मिलाकर के आपके कैसे होने चाहिए, तो ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हम कैपिटल लेटर से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, चाहे ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, यहां से लेकर एक्स वाई जेड तक आप कोई भी लेटर लिखो, बट कंडीशन ये इंपोज है कि आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सेट का, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात आप ये समझो, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ कलर इन रेनबो, तो 7 कलर होते हैं। तो ये जो 7 कलर है, या नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया 28 स्टेट है, या नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी तो 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये जो 28 राज्य हैं, ये जो 7 कलर हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये सेट, मतलब जो आप सेट लिखोगे ना, ये बेसिकली सेट के तरीके लिखा जाएगा। तो इस सेट में ये सब चीजें जो आएंगी, जो कलर आ गए, 28 स्टेट आ गई, 8 यूनियन टेरिटरी आ गई, तो ये सब क्या होते हैं? उनको हम एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, या फिर इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, अगर सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या इन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता होगा? मैंने कहा बिल्कुल रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इन्हीं किससे रिप्रेजेंट करना पड़ता है? तो इन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे लेकर के आप जेड तक लिखो। बट कंडीशन आपके साथ ये इंपोज हो रही है कि आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप एबीसी से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल लेटर है। और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये एलिमेंट और ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फटाफट से एक बार इसको नोट कर लें, फटाफट से एक बार नोट करें, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझो यार, अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जैसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, जैसे मान लो ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है। अगर कोई एक एलिमेंट जो किसी सेट का मेंबर है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा मान लो ये वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट ए जो है, वो सेट ए का मेंबर है, तो क्या उसको पूरा लिखना पड़ेगा? सर काफी बड़ा हो जाएगा यार, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी लिखने में। मैंने कहा हाँ, तो इसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, और उस सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स। तो ये जो सिंबल है यार, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके होता है, एप्सिलॉन के तरीके होता है, और इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट ए है वो आपका किस में बिलोंग करेगा? सेट ए में बिलोंग करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें, फटाफट से एक बात नोट करें कि जो आपका एलिमेंट ए है वो सेट ए में बिलोंग करेगा, यानी जो आपका एलिमेंट ए है वो सेट ए में आ रहा है। अब जैसे एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि नंबर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो, 7 कलर होते हैं। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, अब नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया का लेते हैं। जैसे यूपी जो है वो एक, यानी उत्तर प्रदेश जो है वो स्टेट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अगर यूपी स्टेट है
सॉरी यूपी जो है एक स्टेट है, आप ये समझे। तो अगर स्टेट है यूपी, ठीक है ना, स्टेट क्या है, यूपी है, तो अगर उसको आपको रिप्रेजेंट करना तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप यही ना लिखोगे कि यूपी बिलोंग्स टू सेट ए। अब यूपी को किसी एलिमेंट की तरीके रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए कहने का मतलब यार ये है कि ये जो एलिमेंट है अब ये एक एलिमेंट की तरीके ट्रीट होगा, ठीक है। अब जो 28 स्टेट है वो एक एलिमेंट की तरीके ट्रीट होंगे, ऑब्जेक्ट की तरीके ट्रीट होंगे, ठीक है। और ये आपका एक सेट की तरीके मतलब रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। क्लियर है, गॉट इट? क्या ये बात क्लियर है? एक बार फटाफट से मुझे बताएं, क्या ये बात क्लियर है? फिर अपन आगे बढ़े, इसको आप नोट करते चलें, साथ ही साथ आपको नोट भी करते चलना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि मान लो अगर नहीं है, मान लो अगर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अयोध्या मान लेते हैं, अयोध्या, तो अयोध्या क्या स्टेट है? अयोध्या तो स्टेट नहीं है सर, अयोध्या तो यूपी का एक पार्ट है, तो अयोध्या स्टेट नहीं है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि हम अयोध्या को इस सेट से इस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बी जो है वो सेट ए को बिलोंग करेगा? तो आप कहोगे नहीं बिलोंग करेगा, तो ऐसे क्रॉस का सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करेंगे तो उसको बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नहीं बिलोंग करते हैं, उसके नहीं पार्ट है, तो हम ऐसे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इसको भी आप नोट करते चलें एक बार फटाफट से। अच्छा, और कुछ बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूं, कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे यार अगर आप ये देखें कि जैसे मान लीजिए कैपिटल एन आपको लिखा मिलता है, ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यानी सभी नेचुरल नंबर्स का ये सेट होगा, ठीक है। और इसी तरीके अगर आपको जेड देखने को मिलता है तो आप लिखोगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर डब्ल्यू देखने को मिलता है तो लिखोगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। ये सभी होल नंबर्स का क्या होगा, एक सेट होगा। तो एन हो गया, जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, और आप ये भी लिख सकते हो और कुछ भी बेसिक बेसिक है, जैसे क्यू भी लिख सकते हो। क्यू से आपको पता है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लिख सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। या अगर कैपिटल आर देखने को मिलता है तो ये भी आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सभी रियल नंबर्स का ये क्या होगा, सेट होगा। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है, ठीक है ना यार। अच्छा, और नाम आ गया, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। देखो यार एक बात समझो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे आपके, वो कहां से स्टार्ट होंगे, वो 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 और सो ऑन तक, यहां तक चलेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स के लिए आप ये देखें, जैसे यहां पर हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब आपके इंटीजर्स हैं। अब यार देखो मेंशन नहीं किया है, अगर यहीं पर ये मेंशन कर देता, अगर यहां पर ये चीज मेंशन कर देता जेड पॉजिटिव, तो आप केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते। अगर यहां पर जेड के ऊपर माथे पर ऐसे निगेटिव लगा देता तो उसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर, यानी आप केवल नेगेटिव इंटीजर को इंक्लूड करते। तो इसने तो मेंशन किया नहीं, केवल इंटीजर्स लिखा, तो इंटीजर्स में सभी आ जाएंगे। ऐसे होल नंबर का भी होगा 0 1 2 3 4 5। रेशनल नंबर्स आपको पता है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहां पर q 0 नहीं होता है। और आपको बता दूं p और q दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है ना। p और q दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करता है, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देखो मेरे भाई, जब आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो आपको जो मिलता है वो रियल नंबर मिलता है। यानी ये क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक होता नहीं कि मतलब यार मिला दो दोनों को तो फिर आपको रियल नंबर मिल जाएगा। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना था कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां भी किनारे बता देता हूं मैं, ऐसे ब्रैकेट बना करके, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली देखो होता क्या है कि मैं यहां बता देता हूं, आपका जो रेशनल नंबर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कहीं ना कहीं क्यू से, ठीक है। क्यू से आपका रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर आपका आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इरेशनल नंबर जो है वो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो एक सीक्वेंस हो गया पी क्यू आर का,
ना, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले पी फिर क्यू फिर आर ऐसे आता है। तो वही पी से आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्यू से आपका रेशनल नंबर, आर से आपका रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन आप कई बार इसको पी से भी देखोगे। अच्छा, रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है, यानी दोनों को मिला दोगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा। तो अगर हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर दें, भाई आप ये सोचो ना यार, सीधी सी बात, आप ऐसे सोचो कि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर के बना है। अगर मैं रेशनल नंबर वाला पार्ट अलग कर दूं तो बचेगा क्या? रेशनल बचेगा। तो रियल में से अगर रेशनल घटा दोगे तो आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है इरेशनल नंबर के, इस तरीके आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करें एक बार, फटाफट से एक बार नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़े। नोट करें एक बार। अच्छा, अब सवाल ये उठता है यार कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कुछ मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बारे में आपको हल्का हल्का बता देता हूं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ ऐसे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट पढ़ना है। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन अ सेट। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का कुछ मेथड होता है। जैसे पहला जो मेथड है वो है आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, हल्का हल्का बस आपको एक बार याद दिला देता हूं, बहुत डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, एक बार इसको नोट करें, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर के फॉर्म क्या होता है? ठीक है, और एक चीज देखो यार, आपको एक बात और बता देता हूं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अगर आप बहुत कायदे से समझे तो एक बेसिक डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा यार, यहां पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई भी लिखा है, जैसे मैथमेटिक्स लिखा है MATHEMATICS, ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग हो गई। तो आप यहां पर देखो, एम एक बार आ रहा है, एम एक बार यहां आ रहा है, यानी दो बार एम आ रहा है। ठीक है, एक बार ए यहां पर आ रहा है, एक बार ए यहां पर आ रहा है। ठीक है, टी एक बार यहां पर आ रहा है, टी एक बार यहां पर आ रहा है, एच एक ही बार आ रहा है, ई यहां पर एक ही बार आ रहा है, सी भी एक ही बार आ रहा है, एस भी एक ही बार आ रहा है। तो ये मान लो कोई सेट ए है, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई सेट ए है। ठीक है, अब इसके आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अगर आप रोस्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो आप m को एक ही बार लिखोगे, फिर आप a को एक बार लिखोगे, फिर आप t को एक बार लिखोगे, फिर आप h को एक बार लिखोगे, फिर e को एक बार लिखोगे, फिर c को एक बार लिखोगे और फिर h को एक बार लिखोगे। कहने का मतलब देखो, इसमें इस सेट में m दो बार आ रहा है, a दो बार आ रहा है, t भी दो बार आ रहा है। लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है, जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम केवल एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये चीज समझें। और रोस्टर फॉर्म को ही कुछ लोग पूछे थे, जिसको टेबुलर फॉर्म भी रोस्टर फॉर्म को ही कहते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लें चाहे तो, इंपॉर्टेंट बात है कि रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी सेट को हमें लिखना होता है तो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। यानी जो बेसिक डिफरेंस है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में, कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। अगर आपने एक एलिमेंट एक बार लिख दिया तो आप दोबारा उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, ये नोट करें। ठीक है, और यहां पर ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ये ना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले एस लिख दूं, फिर सी लिख दूं, फिर ई लिख दूं, फिर एच लिख दूं, फिर टी लिख दूं, फिर एम लिख दूं, फिर ए लिख दूं। तो क्या ये गलत हो गया क्या यार? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, सही है। एस सी ई एच टी एम ए, ये भी एक रोस्टर फॉर्म ही है। इस सेट का ये रोस्टर फॉर्म ही है। ठीक है, या टेबुलर फॉर्म, जो भी आप कह लो, जो भी आपको सही लगता हो आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो यहां पर आप रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है जो है, और किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या चीज खास है? देखो, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, इसके लिए क्या होता है कि सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी होता है। अब हल्का हल्का बस आप समझ लो, केवल बहुत डेप्थ में जाकर के नहीं बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म जब आप लिखते हो तो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे आपने लिखा कि कोई सेट है वो बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब ऐसे मैं बता देता हूं, आप ऐसे समझे, एग्जांपल ले लें। ठीक है, जैसे अगर मुझे लिखना है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि r, ठीक है, और यहां पर लिखता हूं x। ठीक है, यहां पर हम x करके लिख रहे हैं, आप समझे इस चीज को। इज अ वोबल, x इज अ वोबल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, क्या? कि भैया वोबल तो इंग्लिश अल्फाबेट में एक ही है। एक ही है मतलब, ऐसे यार अगर आपको लिखना है, एक तरीका, एक पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो ए ई आई
ओ यू। तो ये एक मतलब एक पैटर्न की बात कर रहा हूं, समझे, एक का मतलब यहां पर पैटर्न की बात कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक का मतलब यहां पर पैटर्न की बात कर रहा हूं। आप देख लें यहां पर ये जो पैटर्न रहेगा वॉवल्स का ए ई आई ओ यू रहने वाला है, मतलब ये जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल हैं। अब यहां पर आप एम नहीं डाल सकते, एन नहीं डाल सकते, जेड नहीं डाल सकते, एक्स नहीं डाल सकते, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। अगर आपसे केवल इतना बोल दिया जाए, आपसे कोई खड़ा हो और आपसे सिंपल सिंपल बोले कि भैया खड़े हो फटाफट से इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स बताओ, तो आप इन्हीं का नाम बताओगे, ए का नाम बताओगे, ई का नाम बताओगे, आई ओ यू का नाम बताओगे। कहने का मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना, नोट करें इसको। और भी लिख सकते हैं, अगर आप और चाहें तो और भी लिख सकते हैं यार, अगर आप इच्छा करें, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और यहां पर x क्या रहे, लेस देन 6 रहे। यहां पर कह रहा है कि 6 से कम वाले नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, यहां पर 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको नोट करें ताकि अपन आगे बढ़ सकें।